की सौतेली माँ कौशल्या राजू को बाजार से मटर लाने को कहती है। राजू तुरंत बाजार मटर लेने जाता है और मटर लेकर राजू जंगल के रास्ते अपने घर की ओर आ रहा था। तभी रास्ते में राजू को एक गाय दिखाई देती है जो कि घायल थी। राजू बहुत दयालु था, इसलिए वो एक पेड़ के साइड में अपना मटर रख देता है और खुद गाय के पास जाता है। अरे ये क्या, तुम्हें इतनी सारी चोट कहाँ से लग गई? हे भगवान, कितना सारा खून बह रहा है बेचारी का। मुझसे तुम्हारा ये दर्द देखा नहीं जा रहा। कितना दर्द हो रहा होगा तुम्हें। रुको, मैं इस गमछे की मदद से तुम्हारा सारा खून पोंछ देता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा सा आराम मिले। राजू के गले में एक गमछा था। राजू उस गमछे की मदद से गाय के जख्म को साफ करता है, जिससे गाय को थोड़ी राहत मिलती है। राजू तुरंत नदी से पानी लाता है और गाय को पानी पिलाता है। पानी पीते गाय राजू से कहती है, राजू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम बहुत ही नेक दिल इंसान हो, वरना मैं यहाँ पिछले 2 घंटे से खड़ी थी और मेरे आसपास से आते जाते लोग मुझे नजरअंदाज करके यहाँ से चले जाते थे। पर तुम बहुत अच्छे हो। तुम ही वो इंसान हो जो मेरी मदद करने के लिए तुरंत भागे चले आए मेरे पास। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम बोल सकती हो? मैंने तो आज तक कभी बोलने वाली गाय नहीं देखी, पर तुम्हें ऐसे बोलता हुआ देखकर मुझे बहुत हैरानी हो रही है। राजू, मैं बोलने वाली गाय हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ सच्चे और नेक दिल इंसानों के सामने ही बोलती हूँ। झूठे फरेबी इंसान के सामने मैं एक बेजुबान जानवर बन जाती हूँ। ऐसा भी क्या है? चलो, तुम ठीक हो गई हो, मेरे लिए यही बहुत है। और अपना ख्याल रखना, जब भी मेरी मदद चाहिए हो तुम मेरे पास आ जाना। गाय को बोलता हुआ देखकर राजू बहुत खुश होता है, जिसके बाद गाय वहां से चली जाती है और गाय के जाते ही राजू मटर लेने पेड़ के पास जाता है और वो देखता है कि वहां उसका मटर है ही नहीं। ये देख राजू बहुत परेशान हो जाता है। अरे ये क्या, मैं तो यही मटर रख कर गया था, फिर मटर कहाँ चला गया? कहीं कोई जंगली जानवर मेरे मटर को तो नहीं ले गया ना? पर मैं तो पिछले 1 घंटे से यहीं पर हूँ, मैंने तो किसी को भी आते जाते नहीं देखा। फिर कौन आया होगा यहाँ पर? तभी राजू को किसी के करहाने की आवाज आती है। राजू करहाने की आवाज कहाँ से आ रही है ये पता लगाने की कोशिश करता है। तभी उसे एक पेड़ के बीचों बीच कुल्हाड़ी फंसी हुई दिखाई देती है और वो पेड़ दर्द में करहा रहा था। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? तुम एक पेड़ होकर इंसानों की तरह बात कर रहे हो। मेरी मदद करो, भगवान के लिए मेरी मदद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। मैं अभी तुम्हारे अंदर से ये कुल्हाड़ी निकाल देता हूं। तुम चिंता मत करो, शांत हो जाओ। राजू जैसे तैसे उस पेड़ की मदद करता है और उस कुल्हाड़ी को पेड़ से निकालकर फेंक देता है, जिसके बाद वो पेड़ राजू से कहता है, चलो, अब तुम्हारे अंदर से मैंने कुल्हाड़ी निकाल दी है, थोड़ी देर में तुम्हें आराम भी मिल जाएगा। पर एक बात मुझे समझ में नहीं आई। पेड़ को ऐसे बोलता हुआ देखकर राजू के मन में कई सारे सवाल थे, इसलिए राजू पेड़ से कहता है, तुम एक पेड़ हो और एक पेड़ होने के बावजूद इंसानों की तरह कैसे बोल सकते हो? मुझे भी कुदरत ने ही बनाया है, पर इस दुनिया में ऐसे बहुत से प्राणी हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब देखते हैं। मैं भी सजीव हूँ, मुझे भी दर्द होता है और मैं उन्हीं इंसानों के सामने बोल पाता हूँ जिनके मन में कोई छल कपट ना हो। तुम एक नेक दिल इंसान हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। राजू मुस्कुराता है और थोड़ी देर बाद फिर से अपने मटर की खोज में निकल पड़ता है, लेकिन उसे उसका मटर कहीं नहीं मिलता। अब मैं क्या करूं? मैंने तो यही मटर रखा था और मेरे पास तो पैसे भी नहीं है कि मैं दोबारा मटर खरीद पाऊं। अब अगर बिना मटर के घर गया तो माँ मुझे सुना सुना कर मार डालेगी। बेचारा राजू बहुत देर तक मटर ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं भी मटर नहीं मिलता। इसलिए वो बिना मटर के ही अपने घर जाता है और घर जाते ही राजू की सौतेली माँ कौशल्या राजू से कहती है, कहाँ था तू अब तक? मटर लाने में इतना समय लगता है क्या? 5 मिनट का रास्ता नहीं है बाजार जाने का और तूने पूरे 3 घंटे लगा दिए हैं आने में। सच सच बता, कहाँ था तू? और तेरे हाथ में तो मटर भी नहीं है, कहाँ है मटर? राजू अपनी माँ को सारी बात बताता है, लेकिन कौशल्या को राजू पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था और वो राजू से कहती है, अरे वाह राजू, कहानी तो तू बहुत अच्छी बना लेता है। तुझे तो लेखक बनना चाहिए था पढ़ लिख कर। पर सच बताऊं तो मुझे तेरी ये कहानी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और मैं अच्छे से जानती हूँ कि तू सारे पैसे खा गया। और सच सच बता दे, कहाँ खर्च किया तूने पैसा, वरना आज मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगी। माँ, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मुझे नहीं पता कि मटर कहाँ गया। मैंने मटर को वहीं पेड़ के पास रख दिया था और फिर मैं गाय की मदद करने के लिए चला गया
और जब मैं वापस आया तो मटर वहां पर थी ही नहीं। देख, मेरा समय बर्बाद मत कर। मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है और वो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से मैंने तुझे मटर लाने के लिए पैसे दिए थे और तू वो पैसे भी खा चुका है। नहीं माँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राजू की बातों से कौशल्या को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने सौतेले बेटे यानी कि राजू को बहुत बुरी तरह से मारना पीटना शुरू कर देती है। राजू भी गुस्से में अपने घर से निकल जाता है और वो आंखों में आंसू लिए उस जंगल के रास्ते निकल पड़ता है जहाँ एक बड़ा सा पत्थर था। राजू उस पत्थर पर बैठ जाता है। आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो माँ ने मुझे इतना मारा? मैं तो किसी की मदद करने ही गया था, इसमें गलत क्या किया मैंने? और वो मटर वहां से कहाँ चला गया मुझे पता ही नहीं चला। राजू बहुत परेशान था और वो वहीं बैठा बैठा रोने लगता है। तभी वहां पर वही गाय और वही बोलता हुआ पेड़ वो दोनों आते हैं। अपनी आंखों के सामने बोलती हुई गाय और बोलता हुआ पेड़ देखकर राजू फिर से हैरान हो जाता है। अरे ये सब क्या है? तुम तो वही बोलती हुई गाय हो ना, और तुम वही बोलते हुए पेड़, और तुम दोनों यहाँ कैसे आ गए? तुम बोलने के साथ साथ अपने आप कहीं आ जा भी सकते हो क्या? राजू के ऐसे कहते ही बोलने वाली गाय और बोलने वाला पेड़ दोनों एक जादूगर और जादूगरनी का रूप ले लेते हैं। जादूगर और जादूगरनी को देखकर राजू हैरान हो जाता है। अरे ये सब क्या है? राजू घबराओ नहीं, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दरअसल बात यह है कि तुमने हमारी मदद की, हमें श्राप मुक्त किया। तुम्हारी वजह से हम श्राप मुक्त हुए हैं। हम दोनों पति पत्नी हैं और हम दोनों के पास बहुत सारी जादुई शक्तियां हैं। हाँ राजू, तुम्हारी वजह से हम दोनों श्राप मुक्त हुए हैं, इसलिए हम भी तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। बताओ तुम क्या चाहते हो और तुम क्यों परेशान हो? हमें अपनी परेशानी बताओ। तुम्हारी मदद करने के चक्कर में मैंने वहीं पेड़ के पास 1 किलो मटर रखा था। वो मटर पता नहीं कहाँ गया। क्या तुम मेरे लिए वो मटर ढूंढ कर ला सकते हो? राजू की मासूमियत भरी बातें सुनकर जादूगर और जादूगरनी दोनों मुस्कुराने लगते हैं और वो दोनों तुरंत अपनी शक्तियों से राजू के सामने सिर्फ एक ही चांदी का मटर प्रकट कर देते हैं। चांदी का मटर देखकर राजू कहता है, अरे पर ये कैसे मटर है? मुझे तो हरे मटर चाहिए थे, पर ये तो चांदी के मटर है। राजू के इतना कहते ही जादूगर और जादूगरनी चांदी के मटर को जादुई चांदी के हरे मटर बना देते हैं। ये लो राजू, अब ये जादुई चांदी के हरे मटर बन चुके हैं। ये जादुई चांदी के हरे मटर हमेशा तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हें जब भी उनकी मदद चाहिए होगी, तुम्हें बस धीरे से वो इच्छा अपने मन में कहनी होगी और ये जादुई चांदी के हरे मटर तुम्हारी हर इच्छा को तुरंत पूरा कर देंगे। ऐसा सच में हो सकता है क्या? राजू, अगर तुम्हें हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो तुम अभी के अभी कोई भी इच्छा अपने मन में बोलो। ये जादुई चांदी के हरे मटर तुम्हारी इच्छा को तुरंत पूरा कर देंगे। क्या? फिर मैं इन जादुई चांदी के हरे मटर को अपने साथ अपने घर ले जाऊंगा। उसके बाद ही अपनी कोई इच्छा इनसे पूरी करवाऊंगा। राजू जादुई चांदी के हरे मटर को अपने साथ अपने घर ले जाता है और जादुई चांदी के हरे मटर से अपनी इच्छा कहते हुए बोलता है, हे जादुई चांदी के हरे मटर, तुम मेरी माँ को अभी के अभी पूरी तरह से बदल दो। वो मुझे खूब प्यार करने लगे, एक सगे बेटे की तरह। मुझ पर खूब ध्यान दे, वो हमेशा मुझसे प्यार करे। राजू के इतना कहते ही जादुई चांदी के हरे मटर तुरंत राजू की सौतेली माँ को पूरी तरह से बदल देते हैं। जिसके बाद राजू की सौतेली माँ खुद राजू के पास आती है और कहती है, राजू, तू अभी तक हरे मटर लेकर नहीं आया क्या? बेटा, तू तो जानता है ना कि सुबह से अभी तक हमारे घर में खाना नहीं बना है। वो मटर मुझे नहीं मिले, मैं क्या करूँ माँ? तुम मुझे मारोगी तो नहीं ना? अरे नहीं नहीं बेटा, तू ये कैसी बातें कर रहा है? भला मैं तुझे क्यों मारूंगी? तू तो जानता है ना कि मैं तुझे कितना प्यार करती हूँ। चल कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ कि मैं तेरे लिए खाने में क्या बना सकती हूँ। माँ, आज आपके मुंह से ये सब सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने मुझे अब दुनिया की सारी खुशियाँ दे दी हैं। और हाँ, आप खाने की चिंता मत करिए, मैं अभी आपके लिए खूब सारा अच्छा अच्छा खाना लेकर आता हूँ। माँ को ऐसे बदला हुआ देखकर राजू बहुत खुश होता है। इसलिए राजू जादुई चांदी के हरे मटर से अपने लिए और अपनी माँ के लिए खूब सारा पकवान मंगा लेता है। पकवान देखकर राजू और उसकी माँ दोनों बहुत खुश होते हैं और वो दोनों खुशी खुशी आराम से खाना खाते हैं। और इस तरह से राजू को जब भी जादुई चांदी के हरे मटर की जरूरत होती, वो तुरंत उनकी मदद से अपनी इच्छाओं को पूरा कर लेता है। ज्योति, जल्दी उठ, देख बहुत देर हो गई, सुबह के 7 बज गए। अब तक तो हम दोनों भाई बहनों को टोकरी लेकर सेब तोड़ने के लिए पहुंच जाना चाहिए था।
ज्योति अपने भाई की आवाज सुनकर नींद से जागती है। भाई, आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है बाहर जाने का। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ तुझे? भाई, मेरे पेट में दर्द है। तभी अंदर से विपुल और ज्योति की सौतेली माँ अनुपमा आवाज लगाते हुए, अरे तुम दोनों की सुबह नहीं हुई क्या? अरे लोग उठकर अपने काम धाम में लग गए हैं, पर एक ये दोनों नालायक है जिनकी अभी तक सुबह ही नहीं हुई है। अनुपमा के खौफ से दोनों भाई बहन टोकरी लेकर बाहर बगीचे में सेब तोड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। दरअसल ज्योति और विपुल जब वे दोनों बहुत छोटे थे तभी उनकी माँ सुमित्रा हमेशा हमेशा के लिए भगवान को प्यारी हो चुकी थी। इसलिए विपुल और ज्योति के पिता मोहन ने अनुपमा से शादी की थी ताकि वो उनके बच्चों को एक सगी माँ जैसा प्यार दे पाए। पर हकीकत कुछ और ही थी। मोहन शहर से बाहर अपने बच्चों के लिए जी तोड़ मेहनत करता था, तो वहीं अनुपमा ज्योति और विपुल और अपनी सगी बेटी प्रिया के साथ रहा करती थी। अनुपमा अपनी बेटी को जान से भी ज्यादा प्यार करती थी, तो वहीं ज्योति और विपुल के साथ खूब भेदभाव करती थी। ओ महारानी, लगभग 1 घंटा हो गया है, अभी तक तेरे बर्तन नहीं धुले। अरे कछुए की चाल चलेगी तो कोई काम नहीं हो पाएगा। जल्दी जल्दी हाथ चला, इतने सारे कपड़े भी धोने हैं तुझे। और फिर शाम को तुम दोनों भाई बहन बाजार में सेब बेचने भी तो जाओगे ना। जल्दी जल्दी काम कर। माँ, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं बाहर नहीं जाना चाहती। हाँ तो ठीक है, मैं भी तुझे खाना देना नहीं चाहती। जैसा काम करेगी वैसा ही फल मिलेगा तुझे। काम न करने के बहाने ढूंढती रहती है जब देखो तब। ठीक है माँ, मैं बर्तन भी धो दूंगी और कपड़े भी धो लूंगी और फिर बाजार जाकर सेब भी बेच लूंगी। आप चिंता मत करो, सब कुछ कर लूंगी मैं। चाहे ज्योति की तबीयत खराब हो या विपुल की, अनुपमा दोनों के बारे में जरा भी नहीं सोचती थी। वो हमेशा दोनों पर अत्याचार करती थी। एक बार की बात है, दोनों भाई बहन एक बगीचे में जाते हैं जहाँ एक सेब का पेड़ था। ज्योति नीचे टोकरी लेकर खड़ी थी, तो वहीं विपुल पेड़ पर चढ़कर सेब तोड़ तोड़कर नीचे फेंक रहा था और ज्योति सेब उठाकर टोकरी में रख रही थी। और थोड़ी ही देर बाद दोनों भाई बहन सर पर सेब की टोकरी उठाकर घर आ जाते हैं और घर आने के बाद दोनों को बहुत भूख लग जाती है। ज्योति, बगीचे से हम दोनों सेब तो ले आए, अभी सारे सेब को अच्छी तरह से साफ करने की जरूरत है, पर फिलहाल के लिए तो मुझे बड़ी भूख लग रही है। बहन, जा जल्दी से रसोई में जाकर खाने के लिए कुछ लेकर आ जा। ठीक है भाई, तुम रुको, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। ज्योति अपने लिए और अपने भाई के लिए खाना लेने के लिए रसोई में जाती है, लेकिन तभी वहाँ अनुपमा आ जाती है और अनुपमा ज्योति को पीछे की ओर धक्का मारते हुए कहती है, ओ महारानी, खाना क्या तेरी मरी हुई माँ ने बनाकर रखा है जो तू यहाँ आकर अपने लिए और अपने उस निकम्मे भाई के लिए खाना निकाल रही है? अरे ये खाना मैंने अपने लिए और अपनी बेटी के लिए बनाया है। अच्छा, तो मैं और भाई क्या खाएं? हम दोनों को बहुत भूख लग रही है। तुम दोनों भाई बहन खाना खाओ या मत खाओ, मुझे उससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम दोनों को ज्यादा ही भूख लग रही है तो जल्दी से जाओ और सेब को साफ करके टोकरी में रखो और फिर रसोई में आकर खुद खाना बनाकर खाओ। मैं यहाँ तुम्हारी नौकरानी थोड़ी ना हूँ जो तुम्हें बना बना कर खिलाती रहूंगी। बेचारी ज्योति आंखों में आंसू लिए अपने भाई विपुल के पास आती है और उसे रोते हुए सारी बात बताती है। भाई, माँ हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है? हम तो उन्हें अपनी सगी माँ मानते हैं ना, फिर भी वो हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों करती है? देखो ना, रसोई में जो खाना था माँ ने मुझे लेने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ, तुम खुद बनाकर खाओ। कोई बात नहीं पगली, तू रोती क्यों है? देख, छोटी छोटी बातों पर रोना बंद कर। ये हमारी किस्मत है, तभी तो हमें इतना सब कुछ सहने को मिल रहा है। अगर आज हमारी माँ जिंदा होती तो वो हमें अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाती, पर जब हमारी किस्मत खराब है तभी तो आज हमारे साथ हमारी माँ नहीं है। हाँ भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बहुत बुरी किस्मत है हमारी, तभी तो हमारी माँ हमारे साथ नहीं है। अच्छा चल छोड़, जो हमारी किस्मत में लिखा है उसे हम बदल नहीं सकते। लेकिन हाँ, तू किचन में जा और खाना बना। मैं जब तक ये जो सारे सेब है ना, इन्हें अच्छी तरह से धोकर टोकरी में रख देता हूँ ताकि हम शाम को इन्हें बाजार में बेच सकें। ठीक है भाई, तुम सेब को धोकर टोकरी में रखो, मैं तब तक खाना बनाकर लाती हूँ। विपुल अपनी बहन को समझाता है और फिर विपुल अकेले ही सारे सेब को अच्छे से धोकर साफ कर अलग एक टोकरी में रखने लग जाता है। तो वहीं ज्योति अपने लिए और अपने भाई के लिए खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है
और थोड़ी देर बाद दोनों भाई बहन खाना खाकर सेब की टोकरी सर पर उठाकर बाजार जाते हैं और सेब बेचते हैं। सेब ले लो सेब, लाल लाल ताजे ताजे मीठे सेब, सिर्फ 50 रुपए किलो। आओ चाची, आओ चाचा, सेब ले लो सेब, लाल लाल ताजे ताजे और मीठे मीठे, सिर्फ 50 रुपए किलो सेब। तभी दोनों के पास ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं और इसी तरह दोनों की खूब अच्छी बिक्री होती है। वो दोनों शाम को घर आते हैं और घर में घुसते ही अनुपमा उनसे हिसाब लेने आ जाती है। जल्दी बताओ, दोनों ने आज कितने रुपए के सेब बेचे हैं? जल्दी बताओ। माँ, आज ज्योति की 500 की बिक्री हुई और मेरी 300 की, टोटल 800 रुपए। क्या कहा तूने? तू सिर्फ 300 के सेब बेच कर आया है? अरे खाना खाने में तो ज्योति से 2 गुनी रोटी खाता है और काम करने के टाइम पर तेरी मेहनत बिल्कुल आधी हो जाती है। ऐसा क्यों? अगर काम करने का मन नहीं है तो साफ साफ बोल दे, मैं तुझे किसी घर पर झाड़ू पोछे के काम पर लगवा देती हूँ। माँ, अब बस भी करो, आपको जो बोलना है मुझे बोलो, लेकिन मेरे भाई को कुछ मत बोलो। और वैसे भी हम दोनों को यहाँ पेट भर के खाना मिलता ही कहाँ है। अच्छा, तो मतलब अब तेरी जुबान भी निकलने लग गई है? भूल गई है क्या कि ऐसे जुबान निकालने का नतीजा क्या होता है? अरे माँ, जाने दो ना, ये पागल है, इसे नहीं पता कि कब क्या बोलना है। बाकी आगे से मैं ध्यान रखूंगा ताकि मेरी अच्छी बिक्री हो। फिलहाल के लिए ये सारे पैसे आप रख लो माँ। अनुपमा दोनों से सारे पैसे ले लेती है। तभी अनुपमा की बेटी प्रिया आती है। माँ, मुझे ना एक गुड़िया पसंद आई है। तुम्हें पता है वो गुड़िया कितने की है? पूरे 600 रुपए की गुड़िया है। तो मुझे 600 रुपए दे दो ना माँ। अच्छा, तो मेरी प्यारी गुड़िया को एक गुड़िया पसंद आ गई है। चल ठीक है, कोई बात नहीं, तू ये 600 रुपए अपने पास रख। तेरा जब मन करे तब तू अपने लिए गुड़िया खरीद लेना। माँ, तुम कितनी अच्छी हो। तुम्हारी जैसी माँ भगवान हर किसी को दे। बस बस मक्खन लगाना बंद कर और जाकर अपनी पढ़ाई कर। एक दिन तुझे डॉक्टर भी तो बनना है ना बेटा। अनुपमा ज्योति और विपुल के सामने ही अपनी बेटी प्रिया को खूब प्यार करने लगती है। ये देखकर दोनों भाई बहनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन बेचारे चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे। और अगली सुबह वो दोनों फिर से टोकरी लेकर बगीचे में जाते हैं। तभी विपुल की नजर एक पेड़ पर जाती है। उस पेड़ पर सेब के साथ साथ संतरे भी लगे हुए थे। ये देखकर दोनों हैरान थे। ज्योति, वो देख, कल तक तो ये पेड़ यहाँ पर नहीं था, फिर अचानक से एक ही रात में सेब और संतरे वाला पेड़ कैसे आ सकता है? हाँ भाई, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि एक ही पेड़ पर दो दो अलग फल कैसे लग सकते हैं। ये कैसे हो सकता है भाई? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। वो दोनों भाई बहन सेब और संतरे का पेड़ देखकर हैरान हो चुके थे, क्योंकि एक ही पेड़ पर 2 अलग अलग फल लगे हुए थे। तभी अचानक से वो सेब और संतरे का पेड़ जोर जोर से हंसने लगता है। क्योंकि हम तो जादुई सेब और संतरे के पेड़ हैं, इसीलिए एक ही पेड़ पर 2 अलग अलग प्रकार के फल लगे हैं। जादुई सेब और संतरे के पेड़ की आवाज सुनकर वो दोनों भाई बहन बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तभी पेड़ उनको रोकता है। अरे अरे बच्चों, डरो मत, हम तुम्हें नुकसान थोड़े ही पहुंचाएंगे। हम तो जादुई सेब और संतरे के पेड़ हैं और हम सिर्फ अच्छे और सच्चे मन वाले इंसान को ही दिखाई देते हैं। अच्छा, तुम जादुई हो? फिर तो तुम्हारे पास जादुई शक्तियाँ भी होगी। हाँ बच्चों, हमारे पास खूब सारी जादुई शक्तियां हैं और हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ कुछ ही समय के लिए आए हैं। बताओ, हम तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी कर सकते हैं? क्या चाहिए तुम्हें? पैसा, सोना, चांदी, हीरा, जो मांगोगे तुम्हें सब मिलेगा। पर हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें तो हमारी माँ चाहिए। क्या तुम अपनी जादुई शक्तियों से हमारी मरी हुई माँ को वापस ला सकते हो? ये सुनकर जादुई सेब और संतरे का पेड़ थोड़ा सा निराश हो जाता है और वो उन दोनों से बोलता है, बच्चों, हम भी भगवान के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकते, पर हाँ, हम तुम्हारी मदद जरूर कर सकते हैं। अगर तुम अपनी माँ को देखना चाहते हो तो हम अभी तुम्हारी माँ से 10 मिनट के लिए तुम्हें मिलवा सकते हैं। ये सुनकर दोनों भाई बहन बहुत खुश हो जाते हैं। तभी जादुई सेब और संतरे का पेड़ अचानक से उस बगीचे में अपनी शक्तियों से अंधेरा कर देते हैं और अंधेरा करने के बाद एक तेज प्रकाश ज्योति और विपुल के पास आती है। उस तेज प्रकाश में उन दोनों को अपनी माँ सुमित्रा के अक्ष दिखाई देने लगते हैं। वो दोनों अपनी माँ को देखकर बहुत ही खुश होते हैं और रोने लगते हैं। तभी सुमित्रा की आत्मा उनसे कहती है, मेरे बच्चों, मुझे माफ करना,
मेरी वजह से तुम्हें कितना परेशान होना पड़ रहा है। लेकिन बच्चों, मैं क्या करूं? मैं भी लाचार हूं। तुम्हें तकलीफ में देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है बच्चों, पर तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। भले ही मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन एक साए की तरह हमेशा तुम्हारे साथ रहती हूँ। इतना बोलकर सुमित्रा की आत्मा वहां से चली जाती है, जिसके बाद ज्योति और विपुल बहुत खुश होते हैं और वो दोनों जादुई सेब और संतरे के पेड़ का शुक्रिया अदा करते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी वजह से हमने अपनी माँ को देखा। ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तुम कितने प्यारे बच्चे हो। तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं है। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद वो हमसे खूब सारा धन दौलत मांगता, पर हम भी तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। इतना बोलकर जादुई सेब और संतरे का पेड़ विपुल और ज्योति के लिए उस बगीचे में बहुत ही सुंदर सा घर बना देते हैं और उस घर में उनकी जरूरत के सभी सामान उपलब्ध थे, जिसके बाद वो दोनों भाई बहन मिलकर अपने जीवन में हंसी खुशी आगे बढ़ते हैं।